जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है और आप लोग एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होने के बाद आप लोग की तैयारी और भी अच्छी तरीके से करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर है। क्योंकि अगर देखिए सीरियसली अगर मैं बात करूं तो अगर आपको सरकारी सीट चाहिए तो आपको लगातार कम से कम एक दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। थ्योरी क्लासेस के अलावा आपके पास प्रैक्टिस सेट बहुत सारे चैनलों पे उपलब्ध है। जैसे अभी मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा हूं, तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वह जीके के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह हमारा जीके का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए आज का अपने इस सेशन को हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो शो कर रहा है वो आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न नंबर 1। देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 आप लोग का कि भारत के वर्तमान, ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, सॉरी उपराष्ट्रपति कौन है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे देखें प्रश्न पर थोड़ा सा नजर डालें तो आप लोगों से उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, न कि आप लोगों से राष्ट्रपति के बारे में। तो जब भी आप लोगों से उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे वर्तमान, तो वह आपका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ होगा। ठीक है, न कि आपका द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे वर्तमान समय की राष्ट्रपति हैं, यानी यह आपकी हमारी वर्तमान प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है, इसे हम लोग ध्यान से और थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2 का रहा है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अजातशत्रु के, अशोक के, बिंदुसार के, या फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया था। अगर हम बात करते हैं यहां पर जो आपका यह राजदूत है, यानी भारत आने वाला यह मेगास्थनीज जो है वह पहला राजदूत था। ठीक है, यह भारत आने वाला पहला राजदूत। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पहला राजदूत कौन है जो कि राजदूत, ठीक है, राजदूत कौन है जो भारत आया था, तो वह आपका मेगास्थनीज है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यह जो आपका मेगास्थनीज है इससे पहले आपका कांधार में सेल्यूकस के राजदूत था और यहीं से भारत वह आया था। ठीक है, चलिए बातें हैं प्रश्न नंबर हम लोग 3 पे। 3 दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहां पर थी। मथुरा थी, पाटलिपुत्र थी, या फिर आपका वाराणसी, या फिर आपका प्रयागराज। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी भाई ना, वह आपकी पाटलिपुत्र थी, ये सभी को पता होगा। और आपको यहां बताना चाहेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं। ठीक है, मौर्य वंश का जो संस्थापक है वह कौन है भाई, तो वह आपके चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, और इनकी राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र को वर्तमान समय में अगर हम देखें तो किस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, क्या है, बिहार की राजधानी है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कौन गुप्त शासक नहीं है, यानी कि कौन ऐसा है जो कि आपका गुप्त शासक ही नहीं है। रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, या फिर आपका देवगुप्त। तो प्रश्न नंबर अगर हम 4 को देखते हैं तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, देवगुप्त। ठीक है, देखिए गुप्त वंश का जो संस्थापक है, ठीक है, गुप्त वंश के जो संस्थापक है मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन असली जो संस्थापक थे वह आपके कौन थे, यहां पर वह श्रीगुप्त थे। ठीक है, कौन थे, श्री गुप्त थे। ये आप लोग को कंफर्म हो गया। देखिए दो चीजें हैं, देखिए एक आपका श्रीगुप्त असली संस्थापक है, लेकिन एक कह सकते हैं कि जो नया आयाम मिला गुप्त संस्थापकों को या फिर गुप्त शासन को, वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के द्वारा मिला। तो गुप्त वंश में देवगुप्त कोई भी शासक यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपका चंद्रगुप्त प्रथम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रामगुप्त देखने को मिलता है, समुद्रगुप्त देखने को मिलता है, और लेकिन यहां पर कोई भी देवगुप्त नाम का शासक यहां पर गुप्त वंश में नहीं था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास ले लिया था। बिंबिसार ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने, पुष्यमित्र ने, या फिर आपका हर्ष ने। तो यहां पे बताना चाहेंगे आपका कि ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, बी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम अपने जो आपका जीवन का अंतिम दिन थे, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के जो जीवन का अंतिम दिन थे, उस समय इसने जो आपका कह सकते हैं जैन धर्म इसने स्वीकार कर लिया था।
ठीक है। और इस तथ्य की जो पुष्टि होती है वह हरिश्चंद्र के जो आपके किताब है हरिश्चंद्र के, उसमें इनको देखने को मिलता है, इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था ये आपको बताना है। 400 ईसा पूर्व में, 370 ईसा पूर्व में, 327 ईसा पूर्व में, या फिर 275 ईसा पूर्व में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सिकंदर था कौन। ठीक है, देखिए सिकंदर जो है ना वह आपका फिलिप द्वितीय का पुत्र था। किसका भाई? फिलिप द्वितीय का यह आपका पुत्र था। अभी आपको समझ में आ गया। अब यह जो था ना पुत्र, यह कहां का शासक था? फिलिप द्वितीय, तो यह मकदूनिया का शासक था। ठीक है, कहां का? मकदूनिया का यह शासक था। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि सिकंदर जो है, सिकंदर ने खैबर दर्रे को पार करके 326 ईस्वी में, 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईस्वी या फिर 327 ईसा पूर्व, यह हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व होगा आपका 326 कहीं दिया होता है, कहीं पे 327 भी दिया होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? वह सही होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यह भारत में कितने माह तक रहा था, तो यह भारत में लगभग 18 माह तक आपका रहा था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 दिया हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है आपका कि अजात शत्रु कहां का राजा था? अजात शत्रु जो है वह कहां का राजा है? अंग का, कौशल का, विदेह का, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो अजात शत्रु जो राजा था वह इनमें से किसी का भी नहीं था। अगर हम बात करते हैं कि अजात शत्रु क्या था, तो अजात शत्रु जो था वह हर्यक वंश का था। कहां का था भाई? यह आपका हर्यक वंश का था। ठीक है, हर्यक वंश का। और अगर बात करते हैं कि इसके जो पिता थे वह उसके पिता ने बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। किसकी गद्दी पर भाई? मगध की गद्दी पर बैठा था। किसको? बिंबिसार की हत्या करके। ठीक है, और उसने कुलीन और वैदेही पुत्र की उपाधि धारण भी की थी। और अजातशत्रु ने 2 नए युद्ध यंत्रों रथ मूसल से वैशाली के लिच्छवियों पर आक्रमण भी किया था। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा कि इनमें से किसी का भी, किसी जगह का भी राजा नहीं था। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 8। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ यहां पर कि लातूर जो है वह आपका, लातूर जो है वह किस प्रांत में स्थित है? लातूर जो है किस प्रांत में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर आपका मध्य प्रदेश। तो यहां बता दें कि लातूर जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र में। अब यहां पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पुट करूंगा कि महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान जो आपके सीएम है, ठीक है, वह कौन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है यहां पर कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह कहां पे है? विदर्भ, कई बार आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में कई बार इसका दबदबा रहता है। क्रिकेट में जो रणजी ट्रॉफी अभी हो रही है ना, रणजी ट्रॉफी, उसमें विदर्भ की तरफ से बहुत सारे क्रिकेटर खेलते हैं, जिसमें चेतेश्वर पुजारा भी वर्तमान नाम आप लोग जानते हैं। तो यह किस प्रदेश में आपका है? गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है, या फिर आपका उड़ीसा का अंग है? किसका अंग है ये आपको बताना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होगा बी। यह आपका विदर्भ जो है वह महाराष्ट्र राज्य का एक अंग है। किसका भाई? महाराष्ट्र का है। और अगर बात करते हैं यह महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है? उत्तर पूर्वी प्रादेशिक प्रदेश भी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 10 पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 10 दिया हुआ है, आप लोगों से पूछा है कि पाट अचल, अचल का मतलब होता है रीजन। ठीक है, पाट अचल कहां पर स्थित है? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, या फिर आपका मेघालय में? तो पाट जो है आपका झारखंड में स्थित है। कहां पर है? झारखंड में। अगर बात करते हैं कि जो आपका पाट अचल है वह छोटा नागपुर में स्थित है। अगर स्पेशली अगर बात करते हैं तो यह आपका छोटा नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर में आपका स्थित है। और इस क्षेत्र में बहुत सी ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऊंचे पहाड़ियां आपको देखने को यहां पर मिलेंगी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 11 दिया है कि झुमरी तलैया, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, कई बार आपका गीत सुना जाता है आप लोगों का, यहां पर जो रेडियो चलते हैं। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, या फिर आपका पश्चिम बंगाल में? तो यह जो झुमरी तलैया हुआ आपका
झारखंड में स्थित है। और झारखंड में कहां पर है, किस जिले में है, तो यह आपका कोडरमा जिले में है। ठीक है, कोडरमा जिले में आपका यह स्थित है। अब अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 12 दिया हुआ है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को, केरल को, मध्य प्रदेश को, या फिर आपका राजस्थान को। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा भाई, जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोग का कि भारत, इसमें आपका ए सही होगा, आंध्र प्रदेश को। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के कोल्लूर एक जगह है, एक कोल्लूर जगह है, यह ध्यान रखिएगा, कोल्लूर। ठीक है, कोल्लूर में, कोल्लूर जो मतलब कोल्लूर की खान से ही यह प्रसिद्ध आपका है। आंध्र प्रदेश का कोल्लूर की खान जो है, कोल्लूर की खान है आपका। ठीक है, कोल्लूर की खान, और वहां पे उस जगह को हम लोग कोल्लूर भी बोलते हैं। तो कोल्लूर की खान के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, और जिसमें से हीरा प्राप्त किया जाता है। इस खान से क्या प्राप्त किया जाता है भाई, हीरा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13 दिया है, मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है, मैदानी है, पठारी है, दलदली है, या फिर आपका पर्वतीय है। तो मणिपुर का जो अधिकांश क्षेत्र है ना वह पर्वतीय है। क्या है आपका, पर्वतीय, क्योंकि यहां पर जो आपका भाग पाया जाता है ना वह लगभग 92% पर्वतीय क्षेत्र यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। दिया है आप लोग का कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद जिसको सिल्ट बोलते हैं, लटकी गाद से बंधे अपतृण जिसको विट्स बोला जाता है, और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों, फ्लोटिंग आइसलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। तो इन द्वीपों को क्या कहा जाता है, जो द्वीप होते हैं, जो तैरते हुए द्वीप होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तिपिस बोलते हैं, बरकांस बोलते हैं, या फिर फुमिडी बोलते हैं, या फिर इजबा बोलते हैं। तो सही आंसर होगा इसका सी, फुमिडी यहां पर इसको बोला जाता है। इंग्लिश में भी मैं आप लोग को लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, फुमिडी। ठीक है, यहां पर फुमिडी आपको इसको बोला जाता है। अब आते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है आप लोगों से क्या भाई, कह रहा है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ठीक है, लोकसभा में जो आपकी सीटें हैं वह किस आधार पर आवंटित की जाती हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, या फिर आपका भाषा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं लोकसभा में। प्रश्न नंबर 16, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है उसका निर्धारण कितना किया गया है, मतलब अधिकतम संख्या कितनी है लोकसभा में, 540 से 545, 552 या फिर 555 है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका 552 अधिकतम संख्या यहां पर है। प्रश्न नंबर 17 दिया है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर, एम ए अयंगर, हुकुम सिंह, या फिर जीएस ढिल्लो। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 दिया है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी, या फिर मीरा कुमार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थी। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। इस बुक में आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल आप लोग को मिल जाएंगे जो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका कला वर्ग का सभी आपका है, चाहे आप सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, सामान्य अभिरुचि, या फिर आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है, ये आपका फुल स्टडी गाइड बुक है जिसमें आप लोग 27 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, साथ ही आपको 6 सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे आप लोग के इस बुक में मिल जाएंगे। आपको बार बार सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बुक में आप लोग को सब कुछ दिया गया है, और साथ ही साथ आप लोग को टॉपिक वाइज यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक बार दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सके किस प्रकार का बुक आप लोग के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। चक्षु प्रकाशन की बुक को आप लोग परचेज करने के लिए आप लोग अपने नज़दीकी बुक शॉप पर जब जा सकते हैं, या फिर आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या फिर किसी भी तरह से आप लोग इसको मंगा सकते हैं अपने यहाँ। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट भी आती है जिससे आप लोग पढ़ करके आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। बातें हैं प्रश्न नंबर हम लोग 19 पे दिया है, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है। शीर्ष संस्था नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक, या फिर कह सकते हैं यहां पर आपका कि नाबार्ड, सिडबी, या फिर राज्य सहकारी बैंक। शीर्ष संस्था का मतलब होता है सबसे उच्चतम स्तर पे जिसको हम लोग रख सकते हैं, तो वह है आपका राज्य सहकारी बैंक। यह आपकी शीर्ष संस्था नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक है, नाबार्ड है, सिडबी भी है।
प्रश्न नंबर 20 देखिए दिया, भारत में ईडा नियमित करता है, क्या नियमित करता है? बैंकिंग व्यवस्था या फिर बीमा व्यवसाय या फिर पूंजी बाजार या फिर अंशों का निर्गमन। तो जो ईडा है ना, वह आपका निर्धारित करता है भाई बीमा व्यवसाय को, ठीक है, किसको? बीमा व्यवसाय को, जैसे एलआईसी हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सामान्य बीमा निगम, आयात निर्यात बैंक या फिर सहयोग निधि। तो प्रश्न नंबर आपका 21 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 22 देखिए दिया हुआ है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है, वह दर जिस पर बैंक यानी कि जो बैंक है वह रिजर्व बैंक को उधार देता है, यानी जैसे मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई कितनी दर पर यानी किस आधार पर, यानी किस आधार पर या फिर किस दर पर वह आरबीआई को कहते हैं उधार देती है? बैंक दर पर, रेपो दर पर, रिवर्स रेपो दर पर या फिर आपका ब्याज दर पर। तो वह आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि रिवर्स रेपो दर पे वह उसको उधार देती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 दिया है, निम्नांकित में से विपणन संस्था कौन सी है? सेबी है, सेल है, सिडबी है या फिर आपका नाबार्ड है? तो सही आंसर होगा बी, या सेल है। विपणन संस्था आपकी है सेल, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 24 दिया है, बैंकरों का बैंक है, बैंकरों का बैंक एक्सिस बैंक, नाबार्ड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर आपका रिजर्व बैंक है। तो प्रश्न नंबर यहां पर 24 का सही आंसर होगा डी, रिजर्व बैंक। यानी जैसे एसबीआई एक्सिस बैंक हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया, इन सभी का बैंक जो है वह रिजर्व बैंक है। जैसे हम लोग ग्राहक है तो हम लोग एसबीआई के ग्राहक है, तो हमारा बैंक भारतीय स्टेट बैंक होगा। तो भारतीय स्टेट बैंक का बैंक कौन होगा भाई? तो वह रिजर्व बैंक होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 25 दिया है, वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 10 है या फिर आपका 11 है? तो यह मैं आप लोग के लिए होमवर्क देता हूं कि इसे आप लोग कंप्लीट करिएगा और इसका आंसर भी आप लोग क्या करिएगा कि मुझे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। यानी वर्तमान समय में कुल जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है वह कितने हैं ये आप लोग को बताना है। तो आज सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।